बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर शिराज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और इसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, हमने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत डिटेल से पढ़ा। हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी और इसमें बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस जो थी उसके सिंपल सिंपल से जो कॉन्सेप्ट थे बहुत डिटेल से एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक के ऊपर बनाया गया था और हमने उसको तफसील से स्टडी किया है। और मुख्तलिफ डेफिनेशन जो थी वो हमने एंड में जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें डेफिनेशन है हमने वो भी देखी थी। एक हम इसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं 1 से 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में, कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा क्या क्या था। कार्बोहाइड्रेट्स मुखफ़फ़ है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और ये कंबाइन वो होता है कार्बन के साथ। तो कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल को कॉम्बिनेशन को हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। जब हमने इसकी टाइप्स देखी थी तो हमें मालूम भी हुआ था कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक ही टाइप का जो सैकराइड यूनिट है, एक ही टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट है, जैसे कि ग्लूकोज है, जब वो दो या दो से ज़्यादा आपस में मिलेंगे और उसको एक चेन की सूरत में लेंगे तो हम उन्हें मोनोसैकराइड्स कहते हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप पे मुश्तमिल होते हैं। 2 से 8 तक या 3 से 8 तक अगर वो चेन मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल है तो उन्हें हम ओलिगोसैकराइड्स भी कह सकते हैं। और जब ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा चेन साइकिल पेचीदा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, तो वो पॉलीसैकराइड कहलाते हैं। मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। कुछ इसके बाद जो इसके मुख्तलिफ साइकिल्स थे वो ग्लाइकोलाइसिस का अमल भी देखा था। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि ग्लूकोज से साइकिल का आगाज़ हुआ, एंड हुआ उसका एक केमिकल पायरुवेट पे। फिर पायरुवेट एंटर हुआ मज़ीद साइकिल्स में, जिसमें क्रेब्स साइकिल भी था, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थी वो भी शामिल थी। और इस तरह के हमने तकरीबन 4 साइकिल्स मुख्तलिफ डिटेल्स के साथ हमने पढ़े थे। फिर हमने एटीपीज़ देखे थे कि उनके आखिर में जो जनरेट हुए वो एटीपीज़ थे, एनर्जी लेवल जनरेट हो रहे थे। मुख्तलिफ एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे और एंजाइम्स के जो हेल्पर एंजाइम्स थे जो को एंजाइम्स कहलाते हैं, जैसे कि NAD है, NADH, FADH, इनको हम हेल्पर एंजाइम्स का नाम देते हैं। और मैंने इनके बारे में आपको ये भी बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में यानी केमिकल प्रोसेसेस में जो हेल्पर एंजाइम्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि एक सेल की डेथ या उसकी बका इन पर डिपेंड कर रही होती है। और आप वैसे भी सादा से एक एग्जांपल लें कि एक चेन जो किसी भी चीज़ पर मुश्तमिल हो, A से लेकर Z तक अगर वो ठीक होगी तो अपना फंक्शन सही अदा करती है। अगर बीच में किसी भी जगह पर कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाती है तो उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि पूरी चेन का साइकिल डिस्टर्ब होने से उसकी अहमियत, उसकी अफादियत, उसका फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो चाहे ग्लाइकोलाइसिस का अमल हो, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, चाहे वो अदर साइकिल्स हो, अगर एंजाइम सही काम कर रहे हैं उसमें को एंजाइम सही काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी उसके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं अगर वो सही काम कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कामयाब है। अगर किसी भी जगह से डिस्टर्बेंस इसमें आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन की, किसी न किसी पेचीदगी की बुनियाद रख लेते हैं, जो कि लीड कर सकती है किसी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली बीमारी में। क्यों कि उनके जो बुनियादी साइकिल्स थे जो मोनो यूनिट पे, स्मॉलर यूनिट्स पे जो अपने फंक्शन अदा कर रहे थे, अगर उनमें डिस्टर्बेंस आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। बच्चों, ये आपके जो MCQs हैं ये मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए गए हैं और ये ज़राए थे आपके मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स, इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी सिंप्लिसिटी जो आगे बार बार ये रिपीट होंगे। आपके इनके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपके लिए MCQs अटेंड करना और प्रैक्टिकली लाइफ में इनको अंडरस्टैंड करना और इनकी एप्लीकेशन देखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सोर्सेज डिफरेंट हैं, आपके पास पेपर्स हैं, आपकी बुक है और जो चीज़ें आपके पास हेल्पिंग मटेरियल अवेलेबल है उनमें से लिया गया है। हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कहाँ रिडक्शन होती है, कहाँ ऑक्सीडेशन होती है, कहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कहाँ पे कीटोन ग्रुप होते हैं,
किस प्रोडक्ट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं। एमसीक्यूज हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबल आंसर होता है, सबसे ज़्यादा यकीनी आंसर होता है, उस पर जाना होता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपका एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें आपको चॉइसेस अवेलेबल हैं और आंसर इनका एक है। जैसे कि मैंने कहा, जो सबसे यकीनी आंसर होगा हमने वो सिलेक्ट करना है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना कहाँ से? फैट से। सोर्स क्या है? हमारे पास फैट है और उससे बन क्या रहा है? सिंथेसिस ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? क्या हम इसे ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे? क्या हम इसे क्रेब्स साइकिल कहेंगे? क्या हम इसे सैपोनिफिकेशन कहेंगे? या क्या हम इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे? तो इसका सबसे प्रोबेबल आंसर, ग्लाइकोलाइसिस में कोई चीज़ बन तो नहीं रही होती, उसमें पायरुवेट बन रहा होता है, ग्लूकोज नहीं बन रहा होता, ग्लूकोज उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। क्रेब्स साइकिल कनेक्टेड लिंक है, एक से दूसरी चेन में एंटर हो रहा है, तो लिहाजा इसमें एटीपीज बन रहे होते हैं, ग्लूकोज नहीं बन रहा होता। सैपोनिफिकेशन ये एक डायरेक्ट लिंक्ड आंसर नहीं है ग्लूकोज की सिंथेसिस में। तो चौथी ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। बच्चों इसमें देखें, ग्लूकोज को कहते हैं, न्यू को कहते हैं नई चीज़, जेनेसिस पैदा होने के अमल को, जनरेशन से ये लफ्ज़ निकला है, जनरेट से ये लफ्ज़ निकला है, जेनेसिस यानी बनना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नए ग्लूकोज का बनना। तो हमारा सबसे करीबी और यकीनी आंसर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस बनता है जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें बस एक करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन डी है और आगे आंसर में ए है, तो आपने यहाँ पर डी मेंशन कर देना है। आपका आंसर इसमें जो कंफर्म आंसर है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस ही है। हम जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the polysaccharide is often called as animal starch? पॉलीसेक्राइड हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल स्टार्च कहलाता है? स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक कॉम्प्लिकेटेड शक्ल है। तो क्या हम पेक्टिन को बोलेंगे? क्या हम डेक्स्ट्रिन को बोलेंगे? क्या हम ग्लाइकोजन को बोलेंगे? या क्या हम जाइलॉन को बोलेंगे कि ये वो पॉलीसेक्राइड है जो एनिमल स्टार्च है? इसमें एक क्लू मैं आपको दे देता हूँ। एनिमल स्टार्च या स्टार्च जो है, इसकी सबसे ज़्यादा एबेंडेंस, इसकी मौजूदगी, इसकी प्रेजेंस गंदों में होती है, या उस टाइप की खुराक जैसे कि एक मकई के दाने होते हैं, इस तरह से जौ हो गई या सादा गंदम हो गई। इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप पॉलीसेक्राइड है, और पॉलीसेक्राइड में जो टाइप स्टार्च है वो वाफर मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द पॉलीसेक्राइड इज़ ऑफन कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च? किसको हम एनिमल स्टार्च देंगे? सबसे करीबी, सबसे प्रोबेबल, सबसे यकीनी आंसर इसका ग्लाइकोजन बनता है। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, तो ग्लाइकोजन ही इसका आंसर है। ग्लाइको ग्लूकोज से लफ्ज़ लिया गया है, और जेन अगेन जेनेसिस का अमल, पैदाइश का अमल, जनरेशन का अमल। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज इससे बनता है। तो स्टार्च चूँकि एक पेचीदा कार्बोहाइड्रेट है, इस पे बहुत सारे सैकराइड यूनिट होते हैं, लिहाजा जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो उसमें ग्लूकोज पैदा होता है, और ग्लूकोज सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है। बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स विद फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नॉन एज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पॉलीसेक्राइड्स, या फिर ऑल ऑफ दीज।
एल्डिहाइड्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये एक स्पेशल ग्रुप है। स्पेशल ग्रुप ये जहाँ भी जाके अटैच होंगे तो उसका नाम जो है वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे रखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप दो है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कीटोन ग्रुप भी है। एल्डिहाइड हम कहते हैं जिसमें कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक जगह वो हाइड्रोजन के साथ है और एक जगह फ्री है। उस फ्री में H भी आता है, उस फ्री में दूसरे हम उस ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, यानी कि R से उसको शनाख्त करते हैं। अब ये R जो है उसमें आप कोई सा भी ग्रुप लगाएंगे और जो भी ग्रुप लगाएंगे तो उसका नेम जो है वो अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ उसकी वजह से चेंज हो सकता है। एल्डिहाइड CHO और कीटोन ग्रुप है जिसमें हमने देखा था एक दफ़ा कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ है, और राइट और लेफ़्ट पे क्या हो सकता है, राइट पे भी R है, लेफ़्ट पे भी R है। R को H के साथ भी हम रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या उस R में कोई सभी फंक्शनल ग्रुप कोई से भी दूसरे केमिकल ग्रुप्स लगाए जा सकते हैं, और उसकी नेमिंग जो है, उसका नोमेनक्लेचर जो है वो उन R की वजह से मुख्तलिफ हो सकता है। क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट्स विद फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। या हम ये कहेंगे कि क्या ये ऑल ऑफ दीज, क्या ये तीनों फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप्स के साथ अटैच है। रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको एक क्लू दे दूं कि हर वो केमिकल कंपाउंड जिसमें ऐसी सलाहियत हो कि वो हाइड्रोजन को ऐड कर दे और ऑक्सीजन को निकाल दे, रिडक्शन का प्रोसेस इसे हम कहेंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग इसके अपोजिट हो जाता है। नॉन रिड्यूसिंग में ये होगा कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही होगी और हाइड्रोजन उसमें निकल रहा होगा, तो ये ऑक्सीडेशन का अमल हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रोबेबल आंसर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है। चलिए हम इसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये वाकई रिड्यूसिंग शुगर ही इसका आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि हाइड्रोजन, यानी कि ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना अमल दिखाते हैं जिसमें ऑक्सीजन चली जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। तो किस कार्बोहाइड्रेट की टाइप में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर, सबसे ज़्यादा रिडक्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है? क्या वो ग्लाइकोजन है, क्या वो इनोलिन है, क्या वो सुक्रोज है, या क्या वो ग्लूकोज है? रिड्यूसिंग शुगर में ज़्यादा प्रोबेबल आंसर आपका ग्लूकोज बनता है, क्योंकि जब हमने अपने लेक्चर्स का स्टार्ट लिया था, जब हम रिड्यूसिंग शुगर की डिटेल्स में जा रहे थे, तो हमने बार बार ग्लूकोज का ही जिक्र सुना था। हम इसे कंफर्म कर लेते हैं जी, इसका आंसर ग्लूकोज ही है। लिहाजा जब कभी कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन या ऐसा कोई MCQ मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आ जाए आपके पास जिसमें आंसर आपने एक सेलेक्ट करना हो, तो आपने सबसे सिंपल माइंड में एक ही चीज़ रखनी है कि रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज ही होता है, एंड दैट्स ऑल। हमारा एक और MCQ है, मोर देन हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन इज, इंजेस्टेड हजम हो जाना कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा इसमें ह्यूमन का जिक्र है, इंसान का जिक्र है कि ह्यूमंस इंजेस्ट करते हैं, हजम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोर देन हाफ द कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, आधे से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, और बाकी जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस में यूज़ हो जाता है। तो वो क्या हो सकते हैं? पेक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। इसमें सेलुलोज के आप ऑप्शन निकाल देंगे क्योंकि सेलुलोज का ताल्लुक ह्यूमंस के साथ नहीं है। पेक्टिन एक रेलिवेंट आंसर नहीं बनता। दो आंसर आपके इसमें बनते हैं, वो स्टार्च बनता है और ग्लाइकोजन बनता है। तो
सबसे ज़्यादा करीबी आंसर इसका स्टार्च पॉसिबल है कि स्टार्च इज़, वी कैन कॉल स्टार्च एज मोर देन हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन। जी, हमने कंफर्म कर लिया कि इसका आंसर वाकई स्टार्च ही है, और स्टार्च के बारे में हमने इब्तदाई क्वेश्चंस में भी कुछ समझा है, कुछ हमने उसको भी अंडरस्टैंड किया है। बच्चों, मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज ऑफन कॉल्ड एज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब हम मिक्स कर लेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे इन्वर्ट शुगर कहेंगे, हम उसे टेबल शुगर कहेंगे, हम उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, या हम उसे पॉलीसेक्राइड कहेंगे। जब आपने इन्वर्ट शुगर के बारे में पढ़ा था तो आपने एक एंजाइम भी पढ़ा था, इन्वर्टेज। कार्बोहाइड्रेट में इन्वर्टेज एंजाइम का भी एक रोल है, और वो कार्बोहाइड्रेट की कुछ मखसूस टाइप्स पे एक्ट करके उसे अपने असल नाम से हमने उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्वर्ट शुगर का नाम दे दिया, ताकि इन्वर्टेज की जो मौजूदगी है उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें नो हाउ रहे, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग रहे। तो मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज कॉल्ड एज, जो मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर बनता है वो है इन्वर्ट शुगर। और इन्वर्ट शुगर की वजह अगेन मैंने आपको बताया कि इसमें चूँकि इन्वर्टेज एंजाइम है, और इन्वर्टेज एंजाइम्स का रोल ज़्यादातर देखा गया है वो ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में देखा गया, लिहाजा इन्वर्टेज एंजाइम इन दोनों पे एक्ट करेगा, इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा वो इन्वर्ट शुगर कहलाता है। हमारा एक और जो क्वेश्चन है वो है, पॉलीसेक्राइड फाउंड इन फंगस एंड आर्थ्रोपोड्स। ये भी आपको याद होगा कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक जनरल ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो कि आर्थ्रोपोड्स में और फंगस में पाया जाता है। इसमें हम ऑप्शन सेलुलोज तो बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक एनिमल्स की उन टाइप्स के साथ है जिनका ताल्लुक जो घास और चारा और इस टाइप की उनकी खुराक होती है। ज़ाइलॉन भी इसमें शामिल नहीं है, इसमें स्टार्च भी शामिल नहीं है। तो स्टार्च के बारे में भी काफ़ी कुछ आपने मालूम कर लिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो गई है स्टार्च के हवाले से भी। तो सबसे करीबी इसका आंसर बनता है वो काइटिन बनता है। तो हम चेक कर लेते हैं, जी इसका आंसर काइटिन ही है। तो आंसर हुआ कि वो काइटिन इज़ द पॉलीसेक्राइड दैट इज़ फाउंड इन फंगस एंड आर्थ्रोपोड। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं, सुक्रोज इज़ डाइसेक्राइड मेड ऑफ, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। सेक्राइड सैकरिन से लफ्ज़ निकला है जिसका मतलब है स्वीट थिंग, मीठी चीज़, और सुक्रोज बना हुआ है डाइसेक्राइड, दो मुख्तलिफ सेक्राइड यूनिट से मिलके। तो उसमें उसका कॉम्बिनेशन जो है या उसकी फार्मूलेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है? क्या उसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज शामिल है? क्या उसमें ग्लूकोज एंड लैक्टोज शामिल है? क्या उसमें ग्लूकोज कॉम्बिनेशन के साथ शामिल है, या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ शामिल है? इसमें एक ऑप्शन तो हम वैसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड का एक यूनिट है और ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड का यूनिट है। चूँकि वो एक ही टाइप है तो हम इन्हें मोनोसेक्राइड्स में ही काउंट करते हैं। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ हम रहने देते हैं। हमारे पास आंसर बनते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज नाम की जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज शामिल है एंड फ्रुक्टोज शामिल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर सुक्रोज बनाता है, और सुक्रोज के डाइसेक्राइड। हम इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ही वो डाइसेक्राइड है जिसे हमने सुक्रोज का नाम दिया है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अच्छा, डॉक्टर इहाब कभी एक जो एक बहुत वेल नोन बायोकेमिस्ट है,
उनके मुख्तलिफ MCQs के कलेक्शन जो है वो मोस्टली वो रिपीट होते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो मैंने इब्तदाई जो सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा सिंपल, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले MCQs जो है वो मैंने इनसे लिए हैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और दैट्स नॉट एनफ, हम इसे ये नहीं कहेंगे कि आज की जो प्रेजेंटेशन है, आज का हमारा रिव्यू है, ये एनफ है। मेरा मकसद पहले 8 MCQ यहाँ से लेने का या पहले 10 MCQs डॉक्टर यहाब की बुक से, जो एक जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत मायानाज एक बायोकेमिस्ट है और इनका कंट्रीब्यूशन पेपर और एग्ज़ाम के हवाले से ये है कि इन्होंने बहुत सारे MCQs और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरेशन में भी यूज़ होते हैं, लेक्चर्स में भी यूज़ होते हैं। तो उसका मकसद ये था कि हमने जो कुछ पढ़ा हमारी एक रेपिटेशन इसमें हो जाए, हम लोग उसको रिपीट कर सके और अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके। तो ये सिर्फ एक ही स्लाइड मैंने उनसे ली है विद कर्टसी, ताकि हम इसको रिव्यू कर लेंगे। लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि दैट इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अभी हम मज़ीद इसमें जब हम आगे जाएंगे, जब फिर हम अपने पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हम अपने मज़ीद अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, तो हमारे पास बहुत सारी एक कलेक्शन और भी है, वो बाय द टाइम आएगी। वक्त के साथ साथ हम उसे नोट डाउन करेंगे। तो इसमें एक सिंपल से हमने जो पहले इब्तदाई में थे वो हम नोट कर लेते हैं कि इनके आंसर मैंने यहाँ मार्क नहीं किए। इनके आंसर मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जनरल फार्मूला ऑफ द मोनोसेक्राइड। आपको याद होगा कि जब हम फार्मूले थे, जब हम बोर्ड पे लिखा करते थे, जब हम प्रेजेंटेशन जब आपके साथ डिस्कस हो रही होती थी, तो हमने इनके जनरल फार्मूला, हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था। स्पेसिफाई करते हैं काउंटिंग के साथ, डिजिट के साथ, वर्ड्स के साथ, कि यानी कि कार्बन जो है अगर वो 12 है, हाइड्रोजन जो है वो 24 है, ऑक्सीजन जो है वो 12 है, तो इस कार्बोहाइड्रेट का एक मखसूस टिपिकल नेम होगा। इनके तादाद बढ़ाते जाएँ, आप कार्बन को 24 कर दें, हाइड्रोजन को 36 कर दें, ऑक्सीजन की एक मखसूस तादाद को मुतय्यन कर देंगे, तो उस कार्बोहाइड्रेट का या इस केमिकल कंपाउंड का नेम चेंज हो जाएगा। जब हम एक जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जनरल फार्मूले की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम n का डिजिट, n मेन नंबर, हम ये लगा देते हैं कि इसमें कार्बन कितने नंबर, हाइड्रोजन कितने नंबर, ऑक्सीजन कितने नंबर। तो जनरल फार्मूला आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद है। हमने इसमें ये देखना है कि मोनोसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला है उसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या बन सकता है, वो है ए। ये आपको लोगों को भी अच्छे तरीके से मालूम है कि CnH2ON। कार्बन को भी साथ हमने n का नंबर दिया हुआ है, H2 के साथ यानी हाइड्रोजन के जो नंबर होंगे उसके साथ भी n एक नंबर अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ भी एक नंबर अटैच होगा। फिर जैसे जैसे आप नंबरिंग करेंगे तो आप उसको स्पेसिफाई कर लेंगे। CnH2A, CnH2ON, ये हमारा जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड का। अच्छा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ, जिसकी अहमियत वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब देखिए उसने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। द जनरल फार्मूला ऑफ द पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का जनरल फार्मूला क्या बनता है, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आप CHO की मिकदार, क्वांटिटी मुतय्यन कर दें, स्पेसिफाई कर दें, और हम इस पूरे के पूरे सर्कल को ब्रैकेट करके n मेंशन कर देंगे। अब ये n जो है, अच्छा कार्बन जो है वो 6 है, H10 है, वो 5 है, और जब ये पूरी ब्रैकेट है वो n के साथ स्पेसिफाई हो गई। अगर n बाहर 2 होगा तो ये क्वांटिटी, इनके जो नंबर्स अंदर मेंशन है ये डबल हो जाएंगे। 6 × 2 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2। इस डिटेल में जाने से बेहतर ये है कि हमें पॉलीसेक्राइड का एक जनरल फार्मूला मालूम होना चाहिए कि C6H10O5 एंड होल इज क्लोज्ड विद ब्रैकेट, और बाहर n यानी एक टिपिकल नंबर के साथ हम एक जनरल नंबर के साथ इसको स्पेसिफाई करेंगे। जब इसके साथ नंबर कोई अटैच होगा तो ये चीज़ें आगे मज़ीद स्पेसिफाई होती जाएंगी कि इनका नेमिंग क्या हो सकती है। एल्डोज बच्चों हमने पढ़ा था, इसमें एल्डोज ओज का लफ्ज़ टिपिकल है शुगर के लिए, एल्डिहाइड के लिए CHO और एक ओपन ग्रुप R। तो ऐसा शुगर
जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ठीक है, शुगर उसने ऑटोमेटिक मेंशन कर दिया। अगर वो शुगर यहाँ पे ना भी लिखते तो हमें मालूम हो जाता कि ओज शुगर को ही कहते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप वाला शुगर है। तो एल्डोज शुगर ग्लिसरोज, ग्लिसरोज वो शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हम थोड़ा सा एक पीछे की तरफ जाते हैं। जब हम पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर में तो हम देख रहे थे कि डाई, दो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, फिर इसी तरह नैनो, डेका और इस तरह की जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे तो हमें इनके इस तरह से नोमेनक्लेचर से अंदाज़ा होता था कि सैकराइड्स के कितने यूनिट अटैच होते हैं तो हम उन्हें डाई बोलते हैं, कितने यूनिट हो तो हम ट्राई बोलते हैं। तो ग्लिसरोज हमारा वो शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। अब अगेन ये वही बात है जैसे मैंने अभी आपसे इसी चीज़ का जिक्र किया कि ट्रायोज शुगर, ओज अंडरस्टूड है, शुगर के लिए ही लफ्ज़ उसने यूज़ किया। ट्राई तीन को बोलेंगे। तो कौन सा ऐसा शुगर है जिसे हम ट्रायोज का नाम देते हैं? तो ग्लिसरोज को ही हम ट्रायोज का नाम देते हैं और ग्लाइसिरोज को ही हमने एल्डोज का नाम दिया। ठीक है बच्चों। फिर पेंटोज, नोमेनक्लेचर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वाली बात आ गई। ओज अगेन शुगर, पेंटा 5। तो वो कौन सा शुगर है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं? इसमें सबसे करीबी आंसर जो 5 कार्बन वाला शुगर बनता है वो राइबोलोज कहलाते हैं। बाकी जो है देखें इसमें ग्रुपिंग का फ़र्क आ गया। इसमें एसीटोन ग्रुप है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है, एरिथ्रोज की भी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। तो राइबोलोज आपका पेंटोज शुगर होगा। ठीक है जी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल। वो कौन सा ऐसा शुगर है जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल है और हार्ट मसल्स में पाया जाता है? तो इसका आंसर ए है, लैक्टोज। लैक्टोज एक ऐसा 5 कार्बन वाला शुगर है जो कि हमारे हार्ट मसल्स में पाया जाता है। 7 पॉलीसैकेराइड्स आर, पॉलीसैकेराइड्स के ये एक जनरल क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है। क्या ये पॉलीमर्स हैं, क्या ये एसिड्स हैं यानी तेज़ाब है, क्या हम इन्हें प्रोटीन भी कह सकते हैं या हम इसे क्या ऑयल भी कह सकते हैं? तो हमने सिंपल इसके नेम से ही अंदाज़ा करना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। पोली मीन मैनी, सैकराइड मीन यूनिट्स, स्वीट यूनिट्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्वीट यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीसैकराइड। तो हम पॉलीसैकराइड को पॉलीमर ही कह के हम सादा सा इसको रखते हैं, हम इसकी मज़ीद किसी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा आज के लेक्चर का जो लास्ट एमसीक्यू है वो है द नंबर ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स की थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आइसोमराइजेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें किसी इंसान को आप अगर शीशे के सामने खड़ा कर देंगे तो मेन स्ट्रक्चर उसका वही रहता है, लेकिन कन्फिगरेशन थोड़ा सा हमें, मेन स्ट्रक्चर तो वो मेन एक ही है लेकिन कन्फिगरेशन थोड़ा से उसकी पोजीशनिंग में हमें फ़र्क सा महसूस होता है, बल्कि थोड़ा सा नहीं होता, अच्छा खासा महसूस होता है कि हमारा राइट पे वहाँ का लेफ़्ट। तो शुगर में, कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने आइसोमर्स पढ़े थे और हम आगे भी काफ़ी सारी चीज़ों में आइसोमराइजेशन के अमल का जिक्र करेंगे। तो ग्लूकोज के जो आइसोमर्स हैं वो कितने हैं? टोटल 16 बनते हैं। ग्लूकोज को जब आइसोमराइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे तो इसकी कितनी कन्फिगरेशंस बनती है, कितनी इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स बनते हैं? तो इसका आंसर 16 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक जनरल प्रैक्टिस की। हमने इब्तदा से देखा और कोशिश ये की कि एक अच्छे तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट की समरी पढ़ लें, उनकी ग्रुपिंग पढ़ लें, उनका नोमेनक्लेचर पढ़ लें, उनकी जो हमने क्लासिफिकेशन थी वो देख लें, कहीं अगर फिज़िकल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी अहम थी उसका भी जिक्र कर लें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो अहम थी हम उनका भी जिक्र कर लें, साइकिल्स जो थे इन्वॉल्व, जो इनकी टर्मिनोलॉजीज़ थी इन्वॉल्व,
जैसे लीवोफॉर्म भी होती है, ये भी आइसोमर में आती है। जो डेक्स्ट्रोफॉर्म भी है, ये भी आइसोफॉर्म उसमें आइसोमर में आती है। बहुत सारी इनकी चीज़ें बनती हैं। तो कीपिंग इन द व्यू द सिंप्लिसिटी, हमने सबसे ज़्यादा सादगी को मद्देनज़र रखते हुए, एक जनरल कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये MCQs तैयार किए थे आपके लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग और हमारा बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू हो जाए। लेकिन अगेन जैसा मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ, दिस इज़ नॉट फुल एंड द फाइनल। इनको हर पे आखिर हमने नहीं समझना, क्योंकि इसके अलावा जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी तो बहुत सारे सादा से MCQs जो बहुत सारे वक्तों में रिपीट होते रहे, जो हमारे इस लेक्चर में स्किप हुए, मिस हो सके टाइम की शॉर्टेज की वजह से, हम उसे इंक्लूड करेंगे। लेकिन उसमें बॉदर या वरी होने की ज़रूरत इस सेंस में भी नहीं है कि अभी हमारे पास इतना टाइम है, हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से आने वाले वक्तों में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।